हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लास में। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 11th की केमिस्ट्री की, जिसमें हमारा सेकंड चैप्टर चल रहा था, जो कि क्या था? स्ट्रक्चर ऑफ एटम। परमाणु की संरचना की बात हम यहाँ पर कर रहे थे, जिसमें कि हमने परमाणु के बारे में बहुत सारी चीजें पहले पढ़ ली थी। आपका परमाणु होता क्या है वहां से लेकर के जब हम एक दार्शनिक अवधारणा लेकर चले, जहां पर हमने क्या कहा कि जितनी भी चीजें ब्रह्मांड में हैं वो सब किससे मिलकर बनी हुई हैं? छोटे छोटे सूक्ष्मतम कणों से मिलकर बनी हुई हैं, और इन सूक्ष्मतम कणों को क्या कहा जाएगा? आपका परमाणु कहा जाएगा। वहां से लेकर, और जब साइंटिफिक एक मॉडल दिया जाता है डाल्टन के द्वारा, तो उसको भी हमने पढ़ा, जहां पर उन्होंने क्या कहा कि ये एटम क्या होगा जिसको सूक्ष्मतम कहा जा रहा है, ये सूक्ष्मतम ही होगा, साथ साथ कैसा होगा? अविभाज्य होगा, यानी कि इनडिविजिबल। ओके, यानी इसको फर्दर आप डिवीजन में नहीं ले जा पाएंगे और इसको डिवाइड नहीं कर पाएंगे। ओके, लेकिन जब इसके बाद अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स हुए, उनसे सिद्ध हुआ कि जो आपका क्या होता है एटम, उसमें क्या होते हैं? सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी होते हैं, यानी और छोटे छोटे पार्टिकल एटम के अंदर पाए जाते हैं। और उन्होंने कहा 34 से लेकर 35 तक, 34 to 35 नंबर्स में ये सब एटॉमिक पार्टिकल हो सकते हैं एक एटम के अंदर। ओके, ये नंबर्स जो हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स के, वे ये वैरी करते हैं, अलग अलग एटम्स में अलग अलग संख्याएं हो सकती हैं। वहीं पर 3 ऐसे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स थे जो कि सभी जगह लगभग मिल रहे थे, और जिनकी जो क्या है नेचर है, प्रकृति या फिर उनका गुण है, वो मेन था। उनको क्या क्या कहा गया? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन आपका निगेटिवली चार्ज था, प्रोटॉन वहीं पर पॉजिटिवली चार्ज था, और न्यूट्रॉन जैसा कि न्यूट्रल वर्ड से लिया गया था, मींस न्यूट्रल होता है, उस पर किसी भी प्रकार का कोई चार्ज नहीं होता। यहाँ पर हमने इनके द्रव्यमान और आवेश की बात की थी, वो हमने समझ लिया था। इसके बाद अब बारी थी उन सब एटॉमिक पार्टिकल्स को स्थित करने की। कहाँ पर स्थित करने की? एटम के अंदर, यानी परमाणु के अंदर। वो कहाँ कहाँ पर पाए जा रहे हैं, कहाँ पर आपका इलेक्ट्रॉन रहता होगा, कहाँ पर प्रोटॉन रहता होगा, कहाँ पर न्यूट्रॉन रहता होगा, ये समझना था। ये समझने के लिए अलग अलग परमाणु मॉडल आए, जिसमें हमने सबसे पहला मॉडल पढ़ा था टॉमसन का। और टॉमसन ने क्या किया था? परमाणु की संकल्पना किसके साथ रखी थी? एक तरबूज के मॉडल के साथ, या प्लम पुडिंग कह रहे हैं, उनके साथ उन्होंने कोरिलेट किया था। कोरिलेट किस प्रकार किया था? उन्होंने कहा था कि जिस प्रकार आपका तरबूज होता है उसी प्रकार एक एटम होगा। तरबूज में लाल खाने वाला भाग मींस एटम में पॉजिटिव पार्ट, काले बीज होते हैं तरबूज में, वो निगेटिव पार्ट हो जाएगा इलेक्ट्रॉन। उन्होंने ओवरऑल एटम को आपका न्यूट्रल बता दिया था। ओके, इसके बाद इन्हीं की अवधारणा को लेकर या इन्हीं के मॉडल को आधार बनाकर रदरफोर्ड ने अपना एक्सपेरिमेंट किया। और उनका एक्सपेरिमेंट क्या था? एक उन्होंने सोने की पन्नी ली और उस पर अल्फा पार्टिकल्स की बमबारी या बॉम्बार्डमेंट की, जिसके बाद अलग अलग प्रेक्षण देखने को मिलते हैं, और उन ऑब्जर्वेशन से क्या होता है? वो अपने पूरे एक्सपेरिमेंट को कंक्लूड करते हैं और अपना मॉडल प्रस्तुत करते हैं, जो कहता है कि एटम का ज्यादातर भाग खाली है, और उसमें क्या है? आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि ऑर्बिट्स में पाए जाते हैं। वहीं पर इसमें पॉजिटिव चार्ज है, और पॉजिटिव चार्ज आपका कहां पर पाया जाता है? न्यूक्लियस में पाया जाता है, जिसका साइज की पूरे एटम की तुलना में बहुत छोटा है। उस छोटे से पार्ट में उस पूरे एटम का क्या द्रव्यमान वहीं पर निश्चित है, किसमें? प्रोटॉन के रूप में। प्रोटॉन के चारों ओर कौन चक्कर लगाता है? इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है, और इलेक्ट्रॉन आपका क्या कर रहा है? घूम रहा है वहां पे। लेकिन यहाँ पर उनके जो मॉडल था उसकी लिमिटेशन आ जाती है, जो बताती है कि जो चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, जब वो एनर्जी को इमिट करेगा, एनर्जी का लॉस होगा, एक्सीलरेट वो कर रहा है, उस केस में इलेक्ट्रॉन की जब एनर्जी लॉस होगी, धीरे धीरे उसका जो ऑर्बिट है वो छोटा होता जाएगा, और एक टाइम ऐसा आएगा कि वो प्रोटॉन में यानी न्यूक्लियस में एटम के गिर जाए। इस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, स्टेबिलिटी वो नहीं बता पाए थे, या चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है तो वहां पे रेडिएशन निकलेगा, इसके बारे में वो नहीं बता पाए थे। ओके,
उनके बाद बोहर का एटॉमिक मॉडल आता है। बोहर का एटॉमिक मॉडल समझने से पहले हमने ईएमआर यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की बात की कि जब भी आपका चार्ज पार्टिकल मूव करेगा, एक्सेलरेट करेगा, तो उस टाइम पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वहां पे, और जिसके कारण आपका क्या होंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जनरेट होंगे, जिनको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी कहा जाता है। वेव थ्योरी मैक्सवेल ने दी, वो हमने पढ़ी। देन उसके बाद हमने क्या पढ़ा, प्लैंक की थ्योरी पढ़ी लास्ट सेशन में। ओके, होपफुली वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। उसके बाद हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ा था। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या कह रहा था आपका, कि लाइट जो पड़ रही है वो फोटॉन्स के रूप में पड़ रही है। ओके, लाइट आपकी फोटॉन्स पैकेट्स के रूप में आ रही है। क्वांटम थ्योरी यही कह रही थी। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में यही किया गया। क्या किया गया, हर्ट्ज के द्वारा एक मेटल की सरफेस लगा दी गई थी, मेटल का कुछ पार्ट ले लिया था, उस पे लाइट डाली गई। लाइट डालने के बाद उन्होंने क्या किया कि पूरा ऐसा सर्किट बना दिया था। यहाँ पे मेटल लगा दिया, यहाँ से आपकी लाइट डाली गई, यहाँ पे कोई डिटेक्टर लगा दिया गया था, इसको यहाँ अमीटर से जोड़ दिया गया था, यहाँ आपका इस तरह से पूरा सर्किट बना दिया गया था। अब यहाँ से क्या होगा, लाइट यहाँ से आ रही है, पार्टिकल्स के फॉर्म में आ रही है। जब वो पार्टिकल्स यहाँ किस पर, मेटल की सरफेस पे पड़ेंगे, ये मान लीजिए मेटल की सरफेस पे आपका लाइट पड़ेगी, तो उससे क्या होगा, लाइट यानी कि फोटोन। फोटोन क्या कर रहा है, मेटल की सरफेस पे पड़ रहा है। मेटल में क्या है, एटम्स है, और एटम्स में क्या है, इलेक्ट्रॉन्स। ओके, यहाँ पर ये हम इलेक्ट्रॉन्स बना देते हैं कि इसमें इलेक्ट्रॉन है। अब क्या होता है, ये फोटोन क्या करता है, इसमें कुछ ना कुछ एनर्जी होगी, वो ये एनर्जी को इस इलेक्ट्रॉन को देता है। इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देगा और इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है, एक्साइटेड हो जाता है, या यहां से इजेक्ट होकर के क्या निकल जाता है, बाहर निकल जाता है। ये हमने पढ़ा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, किस प्रकार से आपका इलेक्ट्रॉन जो है वो अपनी सरफेस को छोड़कर या मेटल को छोड़कर के बाहर आ रहे हैं। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या कहता है कि जब मेटल की सरफेस में लाइट पड़ती है तो उतनी आवृत्ति का प्रकाश होना चाहिए, यानी किसी भी इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कराने के लिए एक न्यूनतम फ्रीक्वेंसी, क्या कहा गया, मिनिमम फ्रीक्वेंसी, मिनिमम फ्रीक्वेंसी की लाइट होनी चाहिए। मैं कह रही हूं इस इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कराने के लिए अगर कितना, 6 फ्रीक्वेंसी की लाइट चाहिए, और आने वाली लाइट क्या है, 4 ही फ्रीक्वेंसी की है अगर, तो 4 फ्रीक्वेंसी की लाइट इस इलेक्ट्रॉन को बाहर नहीं निकाल पाएगी। कम से कम कितनी चाहिए, 6। और अगर 7 फ्रीक्वेंसी आ गई फिर क्या होगा, वो 7 फ्रीक्वेंसी जब आएगी तो 6 फ्रीक्वेंसी तो किसको चाहिए, ये मिनिमम फ्रीक्वेंसी के रूप में चाहिए। एक जो एक्स्ट्रा फ्रीक्वेंसी है वो काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में किसके साथ लग जाएगी, आपके इलेक्ट्रॉन के साथ। यानी फ्रीक्वेंसी को ताकत समझ लीजिए कि ये फोटोन पूरी ताकत के साथ आ रहा है, उसकी ताकत 6 होनी चाहिए, लेकिन उसके अपने आप में ताकत 7 है, यानी ज्यादा ताकत है उसके अंदर। तो 6 ताकत उसने कहाँ लगा दी, 6 की स्ट्रेंथ उसने इस इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कराने के या खिसकाने के लिए लगा दी। एक जो एक्स्ट्रा बचा है 6 में, ये बाहर निकल जाएगा इजीली, हम कह रहे हैं मिनिमम फ्रीक्वेंसी इतनी चाहिए थी बाहर निकालने के लिए, वो इसने लगा दी। अब वो जो एक एक्स्ट्रा है वो क्या करेगा, इसको काइनेटिक एनर्जी देगा, यानी कि ये कितनी तीव्रता के साथ फिर क्या करेगा, इजेक्ट करेगा, बाहर को निकलेगा। तो यहाँ पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से आपके 2-3 पॉइंट क्लियर होते हैं कि जब आपकी लाइट सरफेस पे पड़ेगी और इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा, उन दोनों के बीच में किसी भी प्रकार का टाइम गैप नहीं आएगा या टाइम लैग नहीं आएगा। मींस जैसे ही लाइट पड़ी, अगर उचित फ्रीक्वेंसी की लाइट है तो वो उसी टाइम पड़ते ही यहाँ से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाए। सेकेंड आपका क्या कह रहे हैं कि क्या होगा, जब भी आपने यहाँ इसको क्या दी, लाइट दी, यानी फोटोन जब आया तो उसकी मिनिमम फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, दैट इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। यानी उसको क्या कहा जाता है, आपका दहली आवृत्ति। तो कहीं पर भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या प्रकाश विद्युत प्रभाव देखने के लिए ये मिनिमम फ्रीक्वेंसी
होनी चाहिए इतना किसी भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जब हम देखेंगे या इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कराने के लिए, तो वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी की लाइट होनी चाहिए, जिसको हम क्या कहते हैं, मिनिमम फ्रीक्वेंसी को दहली आवृत्ति यानी कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी आप कहेंगे। ओके, इतने पॉइंट्स आपके होपफुली क्लियर हो गए होंगे। ओके, दूसरा, जो आपकी आने वाली लाइट है, आने वाली लाइट की जो तीव्रता होगी, कितनी तीव्र वो लाइट आ रही है, जितनी तीव्र वो लाइट आएगी उतने ज्यादा संख्या में इलेक्ट्रॉन यहां से मुक्त होंगे। ठीक है, समझ में आ गया तीसरा पॉइंट। पहला पॉइंट क्या था कि जैसे ही लाइट पड़ी सरफेस पे, वैसे ही अगर उचित फ्रीक्वेंसी की लाइट है तो उसी टाइम पर आपका इलेक्ट्रॉन इजेक्ट कर जाएगा। दूसरा पॉइंट क्या कहता है कि जो आपने क्या किया, जो आपने इलेक्ट्रॉन इजेक्ट कराया या लाइट जो आप डाल रहे हैं या जो लाइट पड़ रही है सरफेस पे, जहां पर आप फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देख रहे हैं, वहां पर वो लाइट की फ्रीक्वेंसी कम से कम उतनी होनी चाहिए कि वो इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करा सके, और उस कम से कम फ्रीक्वेंसी को या आवृत्ति को क्या कहा जाता है, आपका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी या दहली आवृत्ति कहा जाता है। ओके, वहीं पर तीसरा पॉइंट आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में कह रहा था कि जो ये सरफेस है, इस सरफेस पे जितने इलेक्ट्रॉन मुक्त होंगे, संख्या में इलेक्ट्रॉन इजेक्शन जिनका हो रहा है, उत्सर्जन होने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या किस पर निर्भर करती है, किसके समानुपाती होती है, आने वाली लाइट की तीव्रता के समानुपाती होती है। जितनी तीव्र आपकी लाइट पड़ेगी उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन यहां से इजेक्ट होंगे। इतनी चीजें हम लोगों ने इसमें पढ़ ली थी, तो होपफुली आपको इतना समझ में आ गया होगा। यहां से हमें एक चीज समझ में आ रहा था कि जो आपका क्या है, EMR है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, वो ड्यूअल नेचर दिखा रहा है। यानी द्वैत प्रकृति। ड्यूअल नेचर का मतलब है दो तरह से बिहेव कर रहा है। अब ये दो तरह से कैसे बिहेव कर रहा है, पहले आपने इसको किसकी फॉर्म में पढ़ा, वेव्स की फॉर्म में पढ़ा, यानी तरंग के रूप में, या किरण बोल सकते हैं, तरंग के रूप में पढ़ा। दूसरा आपका कह रहा था कि ये क्वांटा पार्टिकल्स, फोटोन के रूप में आपने इसे पढ़ा, जो कि क्या कहता है, कणीय या कण के रूप। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आपका किस तरह से बिहेव करेगा, तरंग के रूप में भी बिहेव करेगा, और आप क्या कह रहे हैं, कणों के रूप में भी बिहेव कर रहा। ओके, इतना आपको यहां से समझ में आता है। वहीं पर जब हमने किसकी बात की, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की बात, किसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, उस आने वाली लाइट की, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के केस में कह रहे हैं, वो कितनी होनी चाहिए, μ0 होनी चाहिए, दैट इज योर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। TF में से लिख रही हूं, इतनी होनी चाहिए। लेकिन अगर आने वाली जो लाइट है वो कितनी है, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, न्यू है, न्यू है, और इफ न्यू इज ग्रेटर देन μ0, अगर हम बोल रहे हैं कि आने वाली जो लाइट है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा है, तो उस केस में क्या हो रहा था, जो इन दोनों का डिफरेंस आएगा, न्यू और μ0 का जो डिफरेंस आएगा, वो किसके रूप में चले जाएगा, उसकी गतिज ऊर्जा के रूप में चले जाएगा। यहाँ पर आप क्या कह सकते हैं, न्यू माइनस μ0 इज इक्वल टू हाफ MEV², वेयर Me is equal to mass of electron and V is equal to velocity of electron। यानी इन दोनों के बीच में जो फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस आया, जितनी एनर्जी, अब वो एनर्जी के रूप में कन्वर्ट हो गई, और वो एनर्जी क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। किसकी, जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा था सरफेस से, लाइट पड़ने से इलेक्ट्रॉन आपका बाहर निकल रहा था, तो जो लाइट आपका बाहर निकल रहा था, ये फ्रीक्वेंसी के डिफरेंस का मतलब क्या है, इतनी फ्रीक्वेंसी तो चाहिए थी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जिसे कह रहे हैं, लेकिन आ इतनी रही है, जो कि ज्यादा है इसकी तुलना में। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है, जितनी फ्रीक्वेंसी ज्यादा आ रही है, वो एनर्जी के रूप में कन्वर्ट हो जाएगी। और किसकी एनर्जी,
इस इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा के रूप में, कौन सा इलेक्ट्रॉन? जो सरफेस को छोड़ करके बाहर जा रहा है, ठीक है, उसकी गतिज ऊर्जा के रूप में क्या हो जाएगा? कन्वर्ट हो जाएगा। तो वो कितना है? हाफ MeV²। Me आपका क्या है? आपका मास है उस इलेक्ट्रॉन का जो इजेक्ट करके बाहर जा रहा है सरफेस से, और V क्या है? जिस वेलोसिटी से वो जा रहा है वो है, यानी वेग हो गया और द्रव्यमान हो गया। इतनी चीज समझ में आती है। अब ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या कहता है कि दोनों ही केस में, किस केस में? जितनी आपकी लाइट आ रही है उस केस में, और जब आपका इलेक्ट्रॉन जो है इमिट कर रहा है, दोनों ही केस में एनर्जी इक्वल होगी। तो हम क्या मान सकते हैं? E इज इक्वल टू एच न्यू से, एच न्यू इज इक्वल टू, इलेक्ट्रॉन के केस में न्यू क्या हो जाएगी? न्यू 0 हो जाएगी, उतनी उसने फ्रीक्वेंसी ले ली। ओके, प्लस क्या बचेगा आपका? हाफ MeV²। ओके, तो इतना आपने पढ़ लिया था। अब हम बात करते हैं, जब हमने इतनी सारी चीजें पढ़ ली हैं इसमें, ये सब किससे पहले था? उस बोहर के मॉडल को पढ़ने से पहले था, जो रदरफोर्ड की कमियों को दूर करेगा, रदरफोर्ड के मॉडल की कमियों को दूर करेगा। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के मोशन की बात की थी हमने EMR में, वो जो विकिरण वहां से निकल रहे हैं उनकी बात की थी, तो वो सब आपको अच्छे से समझ में आ गया था। अब हम बोहर का मॉडल पढ़ते हैं। तो हाइड्रोजन परमाणु के लिए नील्स बोहर ने एक मॉडल दिया। नील्स बोहर 1913 was the first to explain quantitatively the general features of hydrogen atom structure and its spectrum. Though the theory is not the modern quantum mechanics, it can still be used to rationalize many points in the atomic structure and spectrum. हाइड्रोजन के स्ट्रक्चर की बात सबसे पहले किसने की? नील्स बोहर ने की। उसके स्ट्रक्चर को, उसका स्पेक्ट्रम किस प्रकार से बन रहा है, उसको समझने के लिए उन्होंने मॉडल बनाया, जो कि क्या था? एटॉमिक मॉडल था। ओके, जल्दी से इसे नोट करेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर नील्स बोर ने, जो हमने प्लैंक क्वांटम थ्योरी में पढ़ा था, उस सब को आधार बनाया और बहुत अच्छे से हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम और एटम के बारे में हमें बताया। ओके, चलिए, बोहर्स मॉडल फॉर हाइड्रोजन एटम इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग पोस्टुलेट्स। बोहर का जो मॉडल था हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को लेकर, या आप एटॉमिक मॉडल से रिलेटेड भी उन्होंने यही सारी बातें कही थी, जनरल जो सभी एटम्स के लिए क्या होंगी? अप्लाई होंगी। तो यहाँ पर हम पहला पोस्टुलेट पढ़ते हैं। पहली बात उन्होंने क्या कही? द इलेक्ट्रॉन इन द हाइड्रोजन। इलेक्ट्रॉन क्या है? वो नेगेटिव चार्ज, जिसको रदरफोर्ड ने क्या कहा कि नाभिक की ओर चक्कर लगा रहा है। और किसकी बात कर रहे हैं? हाइड्रोजन एटम की बात कर रहे हैं। तो हाइड्रोजन का जो नेगेटिव चार्ज होगा, यानी इलेक्ट्रॉन है, वो क्या कर रहा है? हाइड्रोजन एटम कैन मूव अराउंड द न्यूक्लियस। ये तो रदरफोर्ड ने भी बताया था कि क्या करता है? नाभिक के चारों ओर आपका इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। ये किसके केस में बता रहे हैं? हाइड्रोजन के केस में बता रहे हैं कि हाइड्रोजन में जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या कर रहा है? आपके न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ फिक्स रेडियस एंड एनर्जी। ओके, यानी कि जो आपका क्या है? ये इलेक्ट्रॉन है, ये H एटम, देखिए ये हाइड्रोजन का एटम है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, एक ही इलेक्ट्रॉन होता है उसमें। ये आपका न्यूक्लियस हो गया इसका, यानी नाभिक, जिसमें क्या होंगे? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। नाभिक में क्या क्या होगा? प्रोटॉन होगा और न्यूट्रॉन होगा। ये आपका ब्लू कलर का क्या है? ये इलेक्ट्रॉन है, जो नाभिक के चारों ओर क्या कर रहा है? घूम रहा है। तो उन्होंने क्या कहा कि जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है वो फिक्स्ड रेडियाई, फिक्स्ड रेडियस होगा, उसका फिक्स त्रिज्या होगी। फिक्स त्रिज्या का मतलब यहाँ से भी दूरी,
यहाँ से भी, यहाँ से भी, ये सारी दूरियां क्या होंगी, ऑर्बिट के लिए समान होंगी नाभिक। ओके, तो फिक्स रेडियस के पाथ में चक्कर लगाएगा और साथ में क्या होगी, एनर्जी भी फिक्स होगी। ये तो एक चीज आपकी क्लियर हो गई यहाँ पर, जो क्या कह रही है कि इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहा है, जो आपका इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है ये हाइड्रोजन का, वो फिक्स रेडियस के पाथ पे, जो जिसको किसने, रदरफोर्ड ने कहा था कि सर्कुलर पाथ्स हैं, उनमें इलेक्ट्रॉन घूमता है। और किसके चारों ओर घूमता है, न्यूक्लियस के। ये बोहर ने भी कहा कि न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, लेकिन वो फिक्स रेडियस और फिक्स एनर्जी के पाथ पर घूमेगा। यानी इस, अगर एक ऑर्बिट की बात करूं, सारे एटम के अगर पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो इस एक रेडियस, सेम रेडियस और सेम एनर्जी वाली ऑर्बिट की बात करें तो यहाँ पर जितने इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे वो सब एक समान एनर्जी लेवल पे पाए जाएंगे, और उनके लिए ये जो रेडियस होगा वो क्या होगा, समान होगा। अगर हाइड्रोजन की बात न करके किसी और एटम को देखा जाता जिसमें कि एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, तो जब उन इलेक्ट्रॉन्स की तुलना आपस में की जाएगी तो देखा जाएगा कि सभी के लिए ये जो एनर्जी लेवल है, ऑर्बिटल का मतलब क्या है, एनर्जी लेवल, ऑर्बिट का मतलब क्या है, एनर्जी लेवल, एनर्जी स्टेट, यानी जो कक्षा है उसका जो ऊर्जा स्तर है, या वो एक समान ऊर्जा दिखाएगी, यानी कि वो सारे इलेक्ट्रॉन एक समान ऊर्जा स्तर में पाए जाएंगे। ओके, These paths are called orbits। इन्हीं पाथ को उन्होंने क्या कहा था, ऑर्बिट कहा था पहले भी, तो उन्होंने भी ऑर्बिट कहा। स्टेशनरी स्टेट्स और अलाउड एनर्जी स्टेट्स, क्या कहा, कह रहे हैं स्टेशनरी स्टेट्स भी इनको कहा जाएगा, और साथ में क्या कहेंगे, एनर्जी स्टेट, जो मैंने आपको पहले बता दिया है। यानी यहाँ पर जो आपको ये सर्कल दिख रहे हैं, ये सर्कल क्या हैं, ये कक्षाएं हैं, ऑर्बिट्स हैं, जिनको एनर्जी स्टेट भी कहा जा रहा है, यानी ऊर्जा स्तर भी कहेंगे, और साथ साथ क्या कहेंगे, आपका स्टेशनरी स्टेट्स भी कहेंगे। तो ये क्या हो गई, आपकी ऊर्जा स्तर हो गया, साथ में क्या बोला इसको, ऑर्बिट बोला, एनर्जी स्टेट बोला, और स्टेशनरी स्टेट। स्टेशनरी स्टेट किस लिए, क्योंकि फिक्स है, सारी ऑर्बिट्स अपने आप में क्या है, फिक्स है। तो यही आपका, ये सारी जो चारों दिख रही हैं आपको, ये चारों सर्कल जो वृत्त आपको दिख रहे हैं, जिनको हम पाथ बोल रहे हैं, रास्ता बोल रहे हैं उस इलेक्ट्रॉन के लिए जो चल रहा है, उसके रास्ते हैं ये सारे, और वो रास्तों को क्या कहा जाएगा, ऊर्जा स्तर, यानी कि आपका एनर्जी स्टेट, ऑर्बिट कहा जाएगा, यानी कि कक्षाएं, और स्टेशनरी स्टेट्स कहा जाएगा। ओके, दीज ऑर्बिट्स आर अरेंज्ड कंसेंट्रिकली, कॉन्सेंट्रिकली, यानी कि एक ही सेंटर होगा इन सबका, सकेंद्रीय जिसे कहा जाता है। एक ही सेंटर होगा सबके लिए, सारे वृत्त के लिए, सबके लिए क्या दिख रहा है, एक ही सेंटर दिख रहा है। दैट मीन्स वो सर्कल क्या है, आपका न्यूक्लियस है, जहां पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। तो नाभिक पूरे एटम में एक ही है, कक्षाएं आपकी अलग अलग हो सकती हैं, यानी एनर्जी स्टेट, एनर्जी लेवल्स आपके अलग अलग हैं यहाँ पर, और सारे एनर्जी स्टेट के लिए, सारी कक्षाओं के लिए, सारे स्टेशनरी स्टेट्स के लिए, सारे ऊर्जा स्तरों के लिए आपका सकेंद्रण होगा, या एक ही केंद्र होगा, जो कि एक नाभिक है। इतना समझ गए। हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ निश्चित त्रिज्या, जो फिक्स्ड रेडियस कह रहे हैं, वो निश्चित त्रिज्या और ऊर्जा वाले वृत्ताकार पथों में घूम सकता है। इन वृत्ताकार पथों को हम कक्षा या स्थायी अवस्था या अनुमत ऊर्जा स्तर कहते हैं। ये कक्षाएं नाभिक के चारों ओर सकेंद्रीय रूप में व्यवस्थित होती हैं। इतना आपको इस पहले पॉइंट से क्लियर हो गया होगा कि जो आपके इलेक्ट्रॉन होते हैं वो विभक्त अलग अलग ऊर्जा स्तरों में घूम रहे होते हैं।
यानी ये सारी ऊर्जा की क्या है, स्तर है यहाँ पर। और इनको किस प्रकार समझा जाता है कि पहले जो आपकी ऊर्जा स्तर होगा फर्स्ट वाला, उसको क्या कहेंगे, के कहेंगे, इसको एल कहेंगे, इसके को एम कहेंगे, और ये एन ओ पी क्यू आर, इस तरह से आपके क्या होते हैं, अलग अलग जो आपके ऊर्जा स्तर हैं वो बढ़ते रहते हैं। और इनके आधार पर ही आप क्या देखते हैं कि आपका एनर्जी लेवल की एनर्जी धीरे धीरे बढ़ती जाती है। यानी ये थोड़ा कम एनर्जी का होगा, इससे ज्यादा ये होगा, इससे ज्यादा ये होगा, इससे ज्यादा ये होगा। तो ये ज्यादा एनर्जी लेवल्स में बढ़ते जाते हैं जैसे जैसे उनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी। इलेक्ट्रॉन किस तरह से आपके एटम में पाए जाते हैं, व्यवस्थित होते हैं, वो आप आगे की थ्योरीज में पढ़ेंगे। यहाँ पर बोहर ने सिर्फ इतना बताया आपको कि जो आपके इलेक्ट्रॉन है वो विविक्त ऊर्जा स्तर में पाए जाएंगे, यानी अलग अलग एनर्जी लेवल्स होंगी, सर्कुलर पाथ होंगे, ऑर्बिट्स होंगी जो न्यूक्लियस के चारों ओर है, और वहीं पर उसी पथ पर आपका इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, घूमेगा। जल्दी से इसे नोट करेंगे, फिर हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलेंगे। चलिए नेक्स्ट पोस्टुलेट आपका क्या कहता है। सेकेंड पोस्टुलेट कह रहा है इलेक्ट्रॉन विल मूव फ्रॉम अ लोअर स्टेशनरी स्टेट टू अ हायर स्टेशनरी स्टेट व्हेन रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी इज absorbed by the electron, or energy is emitted when electron moves from higher stationary state to lower stationary state. The energy change does not take place in a continuous manner. क्या कहा जा रहा है कि इलेक्ट्रॉन घूम तो आपका एक ही एनर्जी लेवल पे रहा है, एक ही एनर्जी स्टेट में। यानी अगर मैं किसी एक इलेक्ट्रॉन की बात करूं, जैसे ये है, ये इलेक्ट्रॉन आपका इसी वाले एनर्जी लेवल पे, एनर्जी स्टेट पे घूमेगा। ये एनर्जी स्टेट हो गई, ओके, और एक ये एनर्जी स्टेट हो गई, ये N1 है, और ये N2 हो गई, ये N3 हो गई, तीन अलग अलग एनर्जी स्टेट है। N1 में अगर आपका इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो उसकी जो ऊर्जा है उसके अंदर वो समान बनी रहेगी, क्योंकि वो एक समान एनर्जी लेवल में घूम रहा है। जब उसको वहां से एक्साइट होना है, क्या करना है, उत्तेजित होना है, तो उत्तेजित होने के लिए उसको क्या देनी पड़ेगी, एनर्जी देनी पड़ेगी। आपने क्या कहा था, मेटल की सरफेस से आपका इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रहा था। तो इस उत्सर्जित कैसे हो रहा था, जब लाइट उस पर पड़ रही थी, और लाइट क्या कर रही थी, उसको एनर्जी दे रही थी, इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दे रही थी, तब वो मेटल की सरफेस से बाहर निकल रहा था, उसका उत्सर्जन हो रहा था। यही हो रहा था। जब हम क्या कह रहे हैं कि आपने बर्तन रखा हुआ है गैस पे, और उसको हीट मिल रही है, लाइट मिल रही है किसी प्रकार से, और वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी तक जा रहा है, उसी के बाद तो हमें बर्तन को बिना टच किए जब हम उसके बाहर से हाथ लगा रहे हैं तो हमें रेडिएशन फील हो रहा है, गर्माहट फील हो रही है। तो वो गर्माहट ही क्या है, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहे हैं। तो वो इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन एक एनर्जी स्टेट से दूसरी एनर्जी स्टेट में करने के लिए जो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, यानी उसको बाहर से एनर्जी चाहिए। जब उसको एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तब वो इस स्टेट से इस स्टेट में आएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, एब्जॉर्ब करेगा एनर्जी को, अवशोषण करेगा। ओके, अवशोषण होगा एनर्जी का। दूसरा क्या कह रहे हैं कि अगर वो पहले से ही ऊपर वाले एनर्जी स्टेट में, पहले से N1 से N2 में गया, लेकिन अगर वो N2 से N1 में आता है, कहां से, N2 से N1 में आएगा। ये केस कब है, जब N1 से N2 में आपका इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो वो एनर्जी को अब्सॉर्ब करेगा। दूसरा केस क्या है, अगर वो क्या कहां जा रहा है, N2 से N1 में जा रहा है, तो उस केस में वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एनर्जी का उत्सर्जन करेगा, यानी कि इमिट करेगा। समझ गए। सेकंड पोस्टुलेट कह रहा है कि कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा समय के साथ नहीं परिवर्तित होती है, कि कितना टाइम हो गया इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी को चेंज कर लेगा। तथापि कोई इलेक्ट्रॉन निम्न स्थायी स्तर से, निम्न स्थायी स्तर क्या था, N1 था, N1 से जब N2 में गया तो क्या हुआ, स्थायी स्तर पर तब जाएगा जब वह आवश्यक ऊर्जा का अवशोषण करेगा। जब उसने एब्जॉर्ब की एनर्जी, तब उसने क्या किया, अपनी लोअर जो उसकी स्टेट थी N1, वहां से वो N2 पे जंप करा।
जब उसको एनर्जी मिली, एक सीढ़ी से दूसरी सीढ़ी में चढ़ते हैं तो उतनी ताकत चाहिए होती है कि आप जंप कर सके। तो सेम इलेक्ट्रॉन को समझ लीजिए कि उसको नीचे की एनर्जी लेवल से ऊपर के एनर्जी लेवल पे जाना है, तो उसको एनर्जी को एब्जॉर्ब करना होगा। अथवा दूसरा क्या होगा, इलेक्ट्रॉन के उच्च स्थायी स्तर से, यानी कि N2 से N1 में जब आना है उसको, स्तर से निम्न स्तर पर आने के बाद ऊर्जा का उत्सर्जन होगा, यानी इमिशन होगा। उस केस में जब वो ऊपर वाले ऊर्जा स्तर से नीचे में आएगा तो उस टाइम पर उसकी एनर्जी क्योंकि ज्यादा थी इस वजह से ऊपर था, अब वो उतनी ऊर्जा, नीचे आने के लिए उसको कम ऊर्जा चाहिए, वो कम ऊर्जा में भी नीचे में रह सकता है। तो उतनी ऊर्जा जो एक्स्ट्रा है, डिफरेंस है, N2 और N1 का बीच का डिफरेंस है, उतनी ऊर्जा वो क्या करेगा, उत्सर्जित करेगा, जो कि किसके बराबर है, डेल्टा E इज इक्वल टू एच न्यू के बराबर है। ओके तो ये सेकंड पोस्टुलेट भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो यहाँ पर हमने आज बोहर के मॉडल को बहुत अच्छे से समझा। इससे पहले हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में पढ़ा। दो पोस्टुलेट हमने बहुत अच्छे से बोहर के मॉडल के पढ़ लिए हैं। होपफुली आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। किसी बच्चे का कोई डाउट होगा, क्वेश्चन होगा, तो आप लोग पूछ लेंगे। अपने आने वाले सेशन में हम इसी को लेकर आगे बढ़ेंगे। और तब तक के लिए ICT वर्चुअल क्लास से जुड़ने के लिए धन्यवाद।